मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बच्चों आपको पता है ये जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपके राष्ट्रीय आईएम युक्ताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि एनएमएस, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, और कई जगह इसे राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा या राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना और श्रेष्ठा योजना के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज मैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो विधिवत पढ़ाने के बाद हम लोग प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और बीच बीच में चैप्टर में जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं उससे भी बता दूंगा कि इससे ये प्रश्न बनेगा, तो आप उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि प्रश्न बच्चों बनते हैं। और ये जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों, आगे चल के आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, चाहे आप आईएएस की तैयारी करें, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी कोई भी वर्ग की परीक्षा की तैयारी करेंगे, लेखपाल भर्ती हो गया, अध्यापक भर्ती हो गया, सब में सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों ये। ठीक है, तो आइए जो आज का टॉपिक है भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसमें देखिए जो पाठ का आरंभ है, जो मेन पॉइंट्स है वो मैं बताना चाहूँगा। एक तंजानिया अफ्रीका की एक कहानी है जिसमें एक बच्ची जो है पानी लाने के लिए सिगरेट उठती है, मतलब इस देश में पानी की बहुत कमी है। वैसे ही देखिए यहाँ पे एक न्यूजीलैंड के पीटर की कहानी है जो भेड़ पालन के लिए विभिन्न समस्याओं को लेकर झेल रहा है। तो ये दिखाया गया कि हर एक जगह की जो भूमि होती है, मृदा होता है, जल होता है, प्राकृतिक वनस्पति है, वो अलग अलग होती है, उसी के हिसाब से जीवन वहाँ का निर्भर करता है। तो जो मेन पॉइंट है देखिए नोट करने लायक, जो इम्पोर्टेंट है आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। अब सोचिए जो 90% पॉपुलेशन हमारा जनसंख्या है, जो 70% पे है ही नहीं, 30% पे हम लोग रहते हैं। जो शेष जो 70% भूमि है वह तो या तो विरल जनसंख्या है या तो वह निर्जन है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, एक तरह से रेगिस्तान मान के चलिए आप। ठीक है, अब आइए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं खुद ही आपको बताता चलूँगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, अब देखिए आ गया पॉइंट भूमि, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि इसी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे परीक्षा के दौरान आते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। अब देखिए 30% भाग केवल भूमि है, बाकी 70% क्या है, पानी, हम लोग जानते हैं। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। देखिए कई बार सवाल आपको इससे समझा देता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारे देश में, उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये सबसे उत्तर प्रदेश सबसे उपजाऊ प्रदेशों में से है। यहाँ पर पानी के सभी संसाधन मौजूद हैं, सभी तरह के वनस्पति उग जाते हैं, तो यहाँ की जनसंख्या इसलिए सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अभी अभी आप देखिए चले जाइए आप, जो रेगिस्तान वाला भाग है वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, या लद्दाख चले जाइए जहाँ पहाड़ी इलाका है, पूरा कुछ नहीं उगता है, वहाँ बहुत कम जनसंख्या है। तो आप इस सब चीज़ों से समझ सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। तो इसको याद रखिएगा, ये सब क्षेत्र जो है यहाँ आबादी बहुत ही कम है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं, जैसे मैंने आपको अभी उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल बताया। ठीक है, फिर देखिए भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। सामान्यतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। अब देखिए भूमि उपयोग परिभाषा आ सकती है कि भूमि उपयोग क्या है, तो ऊपर की परिभाषा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो विभिन्न कार्यों में किया जाता है जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योगों, तो ये आपका भूमि उपयोग के अंतर्गत आता है। देखिए भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। तो ये सभी पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, इसी पर निर्भर करता है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि मानवीय कारक और साथ ही साथ आपका जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी महत्वपूर्ण कारक हैं इनके अलावा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हो सकता है चार ऑप्शन दे, चौथे में दे दे उपरोक्त सभी, तो ऐसे ऑप्शंस जनरली उपरोक्त सभी वाले आएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। सही बात है, जो आपकी खुद की जमीन है निजी हो गई, और एक सामुदायिक होता है जिसमें सभी लोगों के लिए होता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई पार्क है या मैदान है खेल का, या आपके शहर में है, तो सामुदायिक में आ गया। सामुदायिक शौचालय होता है, जैसे आपने सुना होगा। समान रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इसी सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो ये देखिए जो नीले में आ जा रही है अलग से, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसको मैं दिखा दूं। ये देखिए पहले का एक गांव दिखा रहा है। गांव में फिर देखिए विकास होते होते, पहले देखिए यहाँ बकरियाँ, लोग हल वाली स्थिति है, फिर यहाँ देखिए ट्रैक्टर आ गया, तो अभी गांव में घर भी बने हैं, फसल भी उग रही है। तीसरे वाले ऑप्शन में जैसा आपको दिख रहा होगा कि गांव थोड़ा सा शहर के रूप में बढ़ा है, छोटे छोटे घर बनना शुरू हुए हैं, स्कूल बसें कारें चलना शुरू हुई हैं। फिर देखिए ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया, खूब सारी गाड़ियाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई। तो देखिए समय के साथ साथ क्या हो गया, भूमि के उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन हो गया। तो यही देखिए चैप्टर समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मलुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो ये जो इतना जो व्यापक कार्य हो रहा है, तो ये भी समस्याएं साथ में आ रही है, यानी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण, ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने का विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनोरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो याद रखिएगा कि सवाल आ सकता है, ये भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त सामान्य तरीके कौन सा नहीं है या है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम इसको याद कर लीजिए। इसमें वनारोपण मतलब वन को लगाना, भूमि का उद्धार करना, जो रासायनिक कीटनाशक है और उर्वरक है उनका लिमिटेड प्रयोग करना, मतलब जितनी ज़रूरत है उसका उपयोग करना, और अतिचारण पर भी रोक लगाना, ये सब क्या है, भूमि संरक्षण के प्रयुक्त सामान्य तरीके हैं। तो इससे सवाल बनता है जो। ठीक है, अब देखिए मृदा आ गया। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। सिंपल है, मृदा का डेफिनेशन आपको ध्यान रखना होगा। मृदा है क्या, यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्धारण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ। अब देखिए ये आगे वाले पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते चलिए। अभी भूस्खलन पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि इससे भी प्रश्न उठते हैं। अब देखिए मृदा में जो चित्र आधारित प्रश्न आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं। मृदा का देखिए अगर एक पार्ट वी शेप में काट लिया जाए, ठीक है, एक मान लीजिए ग्लास के रूप में काट लिया जाए, तो दिखेगा क्या क्या। ऊपर देखिए हमारे हरी घास, पेड़ पौधे हो गए। ठीक इसके हरी घास के नीचे जो मिट्टी की ऊपरी परत है, उसमें देखिए ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा हो गई। ठीक उसके नीचे आएंगे तो बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा हो गई। ठीक इसके नीचे इस वाले भाग में अपक्षयित चट्टानी पदार्थ हो गए। फिर एकदम नीचे में जनक चट्टानें हो गई। तो इस तरह से ये होता है। तो इस चारों लेवल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए शब्दावली में ये अपक्षय, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना। तो अपक्षय याद रखिएगा डेफिनेशन है क्या। ठीक है, देखिए क्या आप जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर सोचिए, तो मृदा कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, फिर जो हम आगे पढ़े तो पढ़ते हैं, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तो जो पहली परत है वो अपक्षय के माध्यम से ही बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ कैसी मृदा है। अब ये देखिए चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझने के लिए मृदा के लिए। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारण करती है। अब देखिए उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है।
सवाल इसी से बनेगा बच्चों कि मृदा के संचय को कौन निर्धारित करता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। मृदा के पारगम्यता को कौन निर्धारित करता है, तो ये पॉइंट हो गए। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसी से ही फिलिंग द ब्लैंक्स या आपके मैच द फॉलोइंग में भी, या आपको कैसे भी ये सवाल बन के आ सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। देखिए, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो आ जाएगा ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो या नहीं करता है तो तीन ऑप्शन रहेंगे, चौथा अलग होगा। या तो ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है, तीनों पॉइंट दे देंगे, फिर बोलेंगे उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो होगा। देखिए, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, ये इतना नहीं है। फिर देखिए, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करते हैं, फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो इस तरह से सवाल बच्चों बन के आएंगे। अब देखिए, भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी आप देखिए रिसेंट में वहाँ पर आपका जो हम लोग बद्रीनाथ या कहीं सुनते रहते हैं ना, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के वहाँ भूस्खलन हो गया, रोड बंद हो गई, रोड खुलेगा तब होगा। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। भूस्खलन को समान रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। तो ये मुख्य विषय हो गया। देखिए, निर्माण कार्य अगर घाटियों में भी चलते रहते हैं तो वहाँ पे भी आते रहते हैं भूस्खलन। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण वही हिमाचल प्रदेश का दिया हुआ है, एक वस्तु स्थिति अध्ययन। तो ये हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमें वही समझना था। अब ये देखिए इसमें न्यूनीकरण क्रियाविधि, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन के आ सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं तथा उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्राविधियां निम्न हैं। तो क्या क्या इससे सवाल बन सकता है कि भूस्खलन कैसे रोका जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, भूमि को खसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, यहाँ देखिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया गया है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। जितना पेड़ हम लगा सके, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ जो हैं मिट्टी को के बहाव को रोकते हैं। अब देखिए, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज पढ़ें। हम लोग नेक्स्ट में डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर है, इससे सवाल बच्चों कंफर्म है कि आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक। अब देखिए, मिट्टियाँ हम कई प्रकार की पाई जाती हैं और इससे कई तरह के सवाल आते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल, देखिए काली मिट्टी कई बार आता है कि कपास की खेती काली मिट्टी में ही होती है। लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय प्रकार की मृदाएँ, अलग अलग मृदाएँ होती हैं, अलग अलग पौधे भी होते हैं। अब देखिए, मृदा के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायवीय कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। तो इसमें देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब हम लोग बच्चों ये हैं जो कि आपका काउंटर प्लॉइंग है, टेरेस फार्मिंग किया जाता है, इसका क्या महत्व है, या रक्षक मेखला है, इसका क्या महत्व है। चित्र आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं और इसके आधारित भी प्रश्न आएंगे। तो हम लोग बच्चों इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।